धामी सरकार की निगम निकाय कर्मचारियों को डीएम ने श्रम आयुक्त समेत कई कार्यालयों में मारा छापा। नदारद मिले कई कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित। अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के दिए निर्देश। प्रदेश में तैयार होगी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भांग की नई किस्म। 40 की किस्म औद्योगिक हैम्प की होती है व्यावसायिक खेती। भारत चीन को जोड़ने वाले हाईवे लाता से आगे अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिरा। बीआरओ खोलने में जुटा। उत्तराखंड से 30 सितंबर को विदा होगा मानसून। 25 और 26 सितंबर को पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान। मैदानी जिलों में बढ़ेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की कर्मचारियों को सौगात। निगम निकाय कर्मचारियों को दी सौगात। बड़ी जानकारी। देहरादून से 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। 1 जनवरी से किया जाएगा भुगतान। धामी सरकार की कर्मचारियों को सौगात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निगम निकाय कर्मचारियों को धामी सरकार की सौगात। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 जनवरी से किया जाएगा भुगतान। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने निगम निकाय कर्मचारियों को दी सौगात। 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। और आपको बता दें 1 जनवरी से किया जाएगा भुगतान। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की कर्मचारियों को सौगात। निगम निकाय कर्मचारियों को दी सौगात। 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। और 1 जनवरी से किया जाएगा भुगतान। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राज्य में एक बार फिर मूल निवास और भू कानून को लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर विशाल स्वाभिमान पदयात्रा निकाली है। करीब 45 किलोमीटर की ये पदयात्रा पैदल तय की गई। वहीं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में इस पदयात्रा का समापन हुआ। समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना है कि राज्य में मूल निवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। सरकार गैर जरूरी चीजों को पूरा करने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन उत्तराखंड के असल मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही राज्य के मूल निवासियों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी के साथ ही सरकारी योजनाओं में 90% आरक्षण दिए जाने की मांग भी की है। उत्तराखंड में एक बार फिर मूल निवास और भू कानून को लागू करने की मांग तेज हो गई है। दरअसल मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर स्वाभिमान यात्रा निकाली है। करीब 45 किलोमीटर के इस
पद यात्रा के जरिए सरकार पर जल्द इस संबंध में निर्णय लेने का दबाव बनाया गया। समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना है कि राज्य में जल्द से जल्द सख्त भू कानून और मूल निवास लागू किया जाए। इसके साथ ही राज्य के मूल निवासियों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी के साथ ही सरकारी योजनाओं में 90% आरक्षण दिए जाने के साथ ही राज्य में कितने मूल निवासी हैं इसका सर्वेक्षण भी किया जाए। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से देहरादून के शहीद स्मारक से त्रिवेणी घाट ऋषिकेश तक एक स्वाभिमान पद यात्रा निकाली गई। करीब 50 किलोमीटर तक संघर्ष समिति से जुड़े लोग इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहें। 29 सितंबर को ऋषिकेश में जो एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है उसको लेकर आम लोगों को जागरूक किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया और जिसमें भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिला। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि यहाँ के मूल निवासियों का चिन्हीकरण होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, हमें ये स्थिति पता होनी चाहिए कि यहाँ कितने मूल निवासी इस राज्य में रह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, युवा मुख्यमंत्री करके तीसरा मुख्यमंत्री थोपा गया उत्तराखंड के ऊपर। 2017 से 22 के बीच में 57 का बहुमत दिया उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, और ये टिक कर एक मुख्यमंत्री हमको नहीं दे पाए, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट नहीं हमें दे पाए। इन्होंने कभी त्रिवेंद्र रावत को 4 साल रखा तो तीरथ रावत को 4 महीने रखा और उसके बाद डंका पीटा कि युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिया जा रहा है। उस युवा मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दिखाकर इन्होंने अपने 4.5 साल की एंटी इनकम को धोने का प्रयास किया, जिसमें सफल रहे और 2022 में एक बार पुनः भाजपा की 47 के बहुमत वाली सरकार बनी। लोगों को बहुत आस जगी कि एक युवा मुख्यमंत्री है तो इस प्रदेश के युवाओं की मन को समझेगा, उसकी नब्ज को टटोलेगा। आज भू कानून और मूल निवास को लेकर इस प्रदेश के बुजुर्ग नहीं, इस प्रदेश की युवा शक्ति सबसे ज्यादा, मातृ शक्ति सबसे ज्यादा उतरी हुई है सड़कों पर। लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि या तो वो अनदेखी कर रहे हैं, देखकर भी कुछ नहीं देखना चाहते, या वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है, या फिर वो कानों में रुई और तेल डालकर बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। मैं कल कुछ कांग्रेस के अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि विधायक होने के नाते आपस में बातचीत हम लोग होती तो रहती है, और उत्तराखंड की राजनीति की खूबसूरती भी है कि हम भले विरोधी दलों में हों लेकिन आपसी बातचीत हम लोगों में चलती रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप भू कानून और मूल निवास पर संजीदा हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर झंडे डंडे के साथ सड़क पर उतर रही है? आप तो विपक्षी दल है, आपके पास तो पर्याप्त आधार है सड़कों पर संघर्ष करने का। हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम सरकार में इस बात को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ मूल निवास और भू कानून के साथ है तो फिर आपको झंडे डंडे के साथ हरिद्वार की सड़कों पर, उधम सिंह सड़कों पर भी दिखना चाहिए, देहरादून की सड़कों पर भी आना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर ईमानदार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गरमाता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं सत्ता कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने जनता से किए सभी वादे पूरे किए हैं। यूसीसी दंगारोधी कानून के साथ ही अन्य कई बड़े फैसले लिए हैं, और वहीं विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी सरकार का सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, कांग्रेस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ये भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं जो हमने अपने
घोषणा पत्र में कहे थे कि हम आएंगे तो हम ये जनता को देंगे, जिसको देखते हुए जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। यूसीसी कैसे जनता का मुद्दा नहीं है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के घर वालों को, लड़कों के घर वालों को जानकारी होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। इससे जो क्राइम होता है लड़कियों के साथ वो बंद हो जाएगा, लड़कों के साथ जो होता है वो बंद हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को इसमें गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, बेटा और बेटी की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी होगी। ऐसे अनेक प्रावधान इसमें जो है, क्या वो जनता के लिए, इनके लिए जनता के मुद्दों में नहीं आके जाते हैं? कि धामी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की तरह। यूसीसी बना ही कहाँ है उत्तराखंड में? ये मूर्ख बनाने का काम है। यूसीसी बना ही नहीं है। मैं चुनौती दे करके कह रहा हूँ, चैलेंज देके कह रहा हूँ, यूसीसी बना ही नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सामान। सामान्य का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक समान। तो आपने राज्य अनुसूचित जनजाति वर्ग को छोड़ दिया तो यूसीसी कैसे हुआ? यू आर मेकिंग फूल ऑफ द पीपल। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स, सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। आप हमेशा सब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां भाजपा यूसीसी समेत अन्य सख्त कानून बनाने को सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार पर प्रदेश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है या फिर नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब खबर लक्सर से है। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक ने अपनी पहचान बदलकर हिंदू युवती के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई और युवती को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के इरादे से जंगल की ओर ले जा रहा था, जिसकी भनक हिंदूवादी संगठनों को लगी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे देख लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्षेत्र के एक ग्रामीण की नाबालिग पुत्री पथरी थाना क्षेत्र के पदार्थों के एक कॉलेज में पढ़ती है। भीकमपुर गांव के मुजब्बर नामक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर अपना नाम उदय चौहान रखकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे बहला फुसलाकर कॉलेज के पीछे खेतों की तरफ दुष्कर्म करने के इरादे से उसके साथ अश्लील हरकत करता हुआ जा रहा था। तभी कुछ ग्रामीणों ने दोनों को देख लिया। इसकी सूचना हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को दी तो वहीं मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम उदय चौहान बताया। जब कार्यकर्ताओं ने शक्ति से पूछताछ की तो उसका आधार कार्ड देखा तो युवक का नाम मुजफ्फर पुत्र याकूब निवासी भीकमपुर पाया गया, जिसके बाद दोनों को चौकी फेरपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने युवती के परिजनों को फोन कर चौकी बुलाया। घटना की जानकारी होने पर युवती भी अचंभित रह गई। युवती ने बताया कि पिछले 6 महीने से उदय चौहान बनकर युवक बातचीत कर रहा था और वहीं युवती के परिजन ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फेरपुर चौकी प्रभारी नवीन चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी मुजफ्फर पुत्र याकूब निवासी भीकमपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आज लक्सर रोड से गुजर रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि बदारते के पास एक गन्ने के खेत में एक व्यक्ति एक लड़की को ज़बरदस्ती खींच रहा है और उसके साथ अभद्रता कर रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत बजरंग दल की टीम वहाँ पर पहुँची और मौके पर उस व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम उदय चौहान बताया। जब उसने अपना नाम उदय चौहान बताया तो सबके आधार पर हमने उसकी जो जेब थी वो चेक की, जिसमें उसका आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड में उसका नाम मुजफ्फर अली था। ये थाना पथरी में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हम लोगों द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें कार्रवाई अमल में ली गई है और इसमें जो भी हमारे आगे की कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। शहर में आए दिन महिलाओं के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए उद्देश्य से प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार ऑटो चालकों द्वारा छेड़खानी करने की खबरों के बाद डीएम ने एक एसओपी जारी करते हुए तय किया कि ऑटो पर अब उनके रूटों के हिसाब से कलरिंग सहित चालकों का सत्यापन, आईडी कार्ड आदि की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आरटीओ द्वारा टेम्पो की फिटनेस भी जांची जाएगी। आपको बता दें कि ये सब पहले भी कई बार हो चुका है, पर कुछ दिन के बाद वही पुराने ढर्रे पर ऑटो शहर में दौड़ते मिलते हैं। देखना होगा कि इस बार किस हद तक इस कवायद को अमली जामा पहनाया जाता है। डीएम साहब द्वारा एक एसओपी जारी की गई है और इसमें एक कमेटी बनाई है। कमेटी में परिवहन विभाग और हमारे एक आरआई भी होंगे, पुलिस विभाग और प्रशासन से अधिकारियों की कमेटी है, जिसमें हमारी गौला रोखड़ जो से ज़मीन है वहाँ पर रूट वाइज सभी ऑटो को बुलाया जाएगा। उनके वाहन स्वामी, उनके ड्राइवर आएंगे, अपने कागजात लेके आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मौके पे ही जो पुलिस विभाग से अधिकारी हैं वो उनके कागज़ों का सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेंगे। बाकी फिटनेस मौके पे चेक की जाएगी, हमारे आरआई भी रहेंगे उसमें। और जो रूट्स हैं और जो गाड़ियों के नंबर हैं और कलर कोडिंग के हम स्टिकर्स लगाएंगे। और महिला सुरक्षा के दृष्टिगत उसमें मालिक का नाम, नंबर और जो हेल्पलाइन नंबर हैं जैसे 108 हुआ, 112 हुआ, 100 नंबर हुआ और हमारे पुलिस विभाग का नंबर हुआ, उसमें अंकित करवाए जाएंगे। बढ़ते आगे खबरों में, उधमसिंह नगर जिले के नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्र अचानक काशीपुर पहुंचकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर एक बैठक की, जिसमें पुलिस का जनता के साथ व्यवहार पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। दरअसल उधमसिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्र देर रात अचानक काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर के महाराणा प्रताप चौक पर अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान हाल ही में पुलिस विभाग में हुए स्थानांतरण के बाद चार्ज संभालने वाले पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ मृदु व्यवहार करने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्र ने कहा कि बैठक के दौरान उनके द्वारा गश्त, पिकेट और रात्रि चेकिंग की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस का जनता के साथ व्यवहार उचित होना चाहिए। स्थानांतरित होकर इधर से उधर हुई पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम पुलिस का है वो अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, जिससे कि जनता पर पुलिस के प्रति विश्वास और गहरा हो सके। जनता का स्नेह और प्रेम तभी मिलेगा जब हम जनता में ये विश्वास पैदा करेंगे। ये काशीपुर क्षेत्र के सभी थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज की आज मैंने इस मोड़ पर एक बैठक ली। इनकी बातों को सुना और गश्त, पिकेट और जो रात की चेकिंग होती है उसके लिए जानकारी ली। इनको निर्देशित किया। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे लगता है कि सब गश्त चेकिंग के साथ साथ पुलिस का व्यवहार भी बहुत उचित रहना चाहिए। उस विषय में भी इन लोगों से वार्ता की। और अभी कुछ जो थाने इंचार्जों के ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें मैंने इनको निर्देशित किया कि जो काम पुलिस का है उसको अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला चमोली जिले में हुआ, जहां चटक धूप के दौरान मलारी नेशनल हाईवे के ऊपर का पहाड़ अचानक धड़ाम से टूटकर गिर गया। इस महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे पर पहाड़ ढहने से आवागमन बंद हो गया। नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरा। जानकारी के अनुसार मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भारत चीन सीमा को जोड़ता है। नेशनल हाईवे पर लाता से लगभग 20 किलोमीटर आगे पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर गिरा है। इससे नेशनल हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया। दरअसल पहाड़ों में बारिश के बाद चटक धूप के कारण चट्टानें टूटनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही करना किसी मुसीबत से कम नहीं है। बारिश के बाद अब डेंगू का मच्छर लोगों को टेंशन दे सकता है। चिंता की बात यह है कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश आदि शहरों में डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है, इसलिए बारिश के पानी को घरों के आसपास जमा न होने दें। वहीं नगर निगम देहरादून भी इसके प्रयास कर रहा है।
कई दिनों से डेंगू का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और वर्तमान में अभी तक 9 ही केस डेंगू के जो है अंतिम जानकारी मिलने तक जो है पुष्टि हो पाई है। और इस वर्ष जो है हमारा शुरू से ही जो हम लोगों के द्वारा जो स्वास्थ्य अनुभाग के साथ मिलकर जो गतिविधियाँ की गई, जैसे सोर्स रिडक्शन है और हमारा लार्विसाइडल का छिड़काव है, फॉगिंग लगातार की जा रही है, तो उसको देखते हुए जो है बिल्कुल यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि अब डेंगू जो है बीमारी जो है वो इस समय जो है महामारी का रूप नहीं ले रही है। इक्का दुक्का केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो भी हफ्ते में एक आधी केस ऐसा रिपोर्ट हुआ है। और वर्तमान में जो है भले ही बरसात बंद हो गई है, अगर कहीं पानी भी भरा है तो वहाँ पे लार्विसाइडल का छिड़काव समय अंतर्गत किया जा। बढ़ते आगे खबरों में, मित्र पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। फेरी वाले का सत्यापन पूछना ग्रामीण को भारी पड़ा। मित्र पुलिस ने ग्रामीण की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने ग्रामीण को इतनी निर्ममता से मारा कि शरीर पर पूरे निशान मौजूद हैं। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोपी उप निरीक्षक सादिक हुसैन, विनोद यादव और चालक कंबोज को बर्खास्त, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पनेरू के नेतृत्व में हल्द्वानी पहुंचे पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए अपने जख्म दिखाए। दरअसल ओखलकांडा ब्लॉक में एक ग्रामीण मनमोहन को फेरी वाले से सत्यापन व आधार कार्ड व लाइसेंस मांगना महंगा पड़ा। थाना खनस्क्यू पुलिस के उप निरीक्षक सादिक हुसैन और कांस्टेबल विनोद यादव व चालक कंबोज ने ग्रामीण मनमोहन की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने फेरी वाले से रुपए लेकर उसे छोड़ दिया और मनमोहन शर्मा की बेवजह जमकर पिटाई की। मामले में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने चेतावनी दी कि 3 दिन तक अगर इनको बर्खास्त नहीं किया जाता और तीनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता, एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीण की पिटाई से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। वहीं हल्द्वानी में मीडिया ने जब संबंधित मामले में पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो एसपी सिटी ने बताया कि संबंधित मामले की जांच एसपी क्राइम कर रहे हैं और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ताकि कोई पुलिस के खिलाफ आवाज ना उठा पाए, क्योंकि वो फेरी वालों से पैसे वसूलते हैं, वो रेते वालों से पैसे वसूलते हैं। मैंने कप्तान साहब से ये लगातार कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है। सत्ता के संरक्षण में, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में वो सीधे महीना लेते हैं पुलिस से। ये पूरा गांव, पूरा इलाका जानता है और उस कारण इसको इतना पीटा गया कि भविष्य में कोई पुलिस की शिकायत ना करे, किसी फेरी वाले की शिकायत ना करे। फेरी वाले से वो पैसे लेते हैं, महीना लेते हैं, इसलिए इसको मारा गया है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की गुंडई, ये मित्र पुलिस नहीं है, ये शत्रु पुलिस है। व्यक्ति कंबल बेचने वाले से मैंने ये पूछा, मैंने कहा आप बिना परमिशन के कैसे बेचे? मैंने कहा आपने किससे परमिशन ले रखी है, आप किसको बदौर से बेच रहे हो? तो कहते हैं मैंने 112 पे फ़ोन किया, 112 पे फ़ोन करने वहाँ से उन्होंने कहा 10 मिनट बाद हम भेज दें। 20 मिनट उनका मुकुंद नाम का सिविल वर्दी में एक सिपाही आया, उन्होंने फिर हम दोनों को थाना ले जाया गया। थाने जाने का मेरे विनोद यादव ने बदतमीजी से बात करके मेरे को कस्टडी में बैठा दिया गया। हमारे जनपद नैनीताल से मैं इसी पे बात करूंगा। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इस पे लाइन हाजिर कर दिया गया है इंस्पेक्टर को और साथ ही इस पे जांच एक वरिष्ठ अधिकारी एसपी क्राइम साहब को दे दी गई है। उनकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए